गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ योर भरत सर एंड आई वेलकम यू ऑल इन अवर ब्यूटीफुल चैनल ऑप्टिमल लर्निंग क्लासेस। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को एक ब्रॉड लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल पूरा डिटेल में हम पूरे लेक्चर्स बनाएंगे। ठीक, उस चैप्टर का नाम है अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। थर्ड चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नाउ सबसे पहले क्या होता था, जब मैं भी स्टूडेंट था तो दिक्कत ये आती थी मेरे साथ कि मैं पूरा चैप्टर तो पढ़ लेता था, लेकिन उस चैप्टर में मैंने पढ़ा क्या, क्या सीखा, क्या जाना, इसके बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं होती थी, क्योंकि शायद उस टाइम पर मैं कॉन्सेप्ट को उतने अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं कर पाता था। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे तो एक फ्लो चार्ट के बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको जरूर दूंगा। उस फ्लो चार्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़े क्या हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं और इसका एप्लीकेशन कहाँ पर लगाने जा रहे हैं, कौन कौन से टर्म्स के साथ हमारा सामना होगा, किस चीज़ से हम लोग को लड़ना पड़ेगा, किस चीज़ को हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए हम जब भी एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले फ्लो चार्ट पढ़ेंगे और ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो इस वीडियो को प्लीज़ फुल्ली देख लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग को फर्स्ट लॉ दिखता है, बट फर्स्ट लॉ में घुसने से पहले हम लोगों को बात करना रहेगा बेटा फोर्सेस के बारे में। किसके बारे में? फोर्सेस के बारे में। कौन से फोर्सेस? फोर्सेस मेनली दो तरीके के हमको डील करने रहते हैं। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं वो न ही केवल आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताएगा, बल्कि पूरे फिजिक्स को एक बार समझाने के लिए आपको जरूर हेल्प करेगा। ओके, तो फोर्सेस पूरे फिजिक्स में दो तरीके के होते हैं, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पूरा लेक्चर इस पर एक बार देखेंगे जरूर। कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं? जिसमें दो बॉडीज आपस में टच होने के बाद फोर्सेस का एप्लीकेशन लगता हो, जो हमारे डेली लाइफ में होता है। जैसे हम किसी से लड़ाई करते हैं तो जो फोर्सेस लगती हैं, या किसी को पुश करते हैं तो जो फोर्सेस लगती हैं वो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस के अगर मैं आपको एग्जांपल देना शुरू करूं तो यहां पर जगह कम था करके मैंने अलग से इसका टेबल बनाया है। तो कांटेक्ट फोर्सेस हमारे पास होते हैं बेटा, एक है कांटेक्ट फोर्स का पहला वाला कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल फोर्स। ये है क्या नॉर्मल? नॉर्मल फोर्स एक्चुअली दो ब्लॉक्स के बीच में लगता है। नॉर्मल फोर्स एक्चुअली दो ब्लॉक्स या दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट पर रहे, दो ब्लॉक्स वन और टू और दो सरफेस फर्स्ट और सेकंड सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में रहे, उनके बीच में लगता है। मिनिमम टू बॉडीज चाहिए नॉर्मल के लिए, और या फिर जो सरफेस है या ब्लॉक, मिनिमम टू थिंग्स चाहिए जो हमको दिखना चाहिए, कम से कम दो चीजें हमको दिखना चाहिए, या दोनों ब्लॉक्स हो सकते हैं या फिर एक ब्लॉक या फिर एक सरफेस हो सकता है। नॉर्मल को जो डायरेक्शन, नॉर्मल एक तरह का बैलेंस फोर्स है मेरे बच्चों। जैसे ब्लॉक को हम कहीं पर रख दिए हैं तो वो क्या mg नाम का फोर्स नीचे लगाता है धरती माता के ऊपर, तो अगर वो mg नाम का फोर्स नीचे लगाता है तो धंस जाना चाहिए था, क्योंकि एक फोर्स जो है वो नीचे कंटिन्यू लग रहा है तो छेद करके अंदर घुस जाना चाहिए था। बट हमारे डेली लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब एक ना एक फोर्स है जो धरती माता हमको रिवर्स में दे रही है, बैलेंस करने के लिए दे रही है, ताकि किसी भी चीज का नुकसान मत हो। तो जैसे कि ये ब्लॉक है, इसका मास मैं m कंसीडर करूं तो mg नाम का एक फोर्स जो डाउनवर्ड लगेगा मेरे बच्चों, और नॉर्मल नाम का एक फोर्स जो इसको बैलेंस करने के लिए काम आएगा। तो उस बैलेंसिंग फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये नॉर्मल धरती माता के द्वारा दिया जाएगा, बैलेंसिंग फोर्स, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पेयर में एग्जिस्ट करता है। मैं डिटेल्ड इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत बातें मेरे मुंह से निकलती रहनी चाहिए ताकि आपके ध्यान पर आती चले। तो पहला हमको समझ में आएगा नॉर्मल फोर्स, और इसका डायरेक्शन जो भी सरफेस पर आप लगा रहे हैं, जैसे कि इन दोनों ब्लॉक्स, इन दोनों सरफेस, दो हथेली के बीच में मैं नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूं तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये सरफेस है, इसका परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री, सरफेस के 90 डिग्री लगता है। तो यहां पर भी देखो, मान लीजिए ये सरफेस है तो इसके 90 डिग्री पर नॉर्मल का फोर्स लगे। जैसे ये दोनों ब्लॉक है तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में ऐसा नॉर्मल फोर्स लगेगी। ये जो सरफेस है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर आपको नॉर्मल का फोर्स दिखाई पड़ेगा। ओके, सेकंड अपना कांटेक्ट फोर्स है बेटा टेंशन फोर्स। ये आपकी जिंदगी का टेंशन नहीं है, हमको किसी और चीज के बारे में, टेंशन के बारे में बात करना है। ये टेंशन फोर्स है मेरे प्यारे बच्चों रस्सी का। किसका? रस्सी का। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी मतलब, रस्सी दो तरीके के होते हैं, ध्यान से रखना। एक होता है जो लूज हो, तो लूज रस्सी के बारे में बात ही नहीं करना।
जो कमजोर है उसके बारे में बात ही क्या, बात करना है तो ताकतवर लोगों के बारे में बात करनी चाहिए। तो ऐसा लूज रोप रहे तो उस पर टेंशन के बारे में बात नहीं करना है। टेंशन फोर्स हमको रोप में ही दिखेगा, रस्सी में ही दिखेगा, रस्सी का ही फोर्स होता है टेंशन फोर्स, इसके अलावा और किसी का फोर्स नहीं है ये। तो टेंशन क्या है, एक तरह का तनाव आना, सरफेस पर तनाव आना, या रस्सियों पर, जनरल हमारी लाइफ में रस्सियों पर तनाव आता है, रोप पर तनाव आता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रोप अगर ढीला रहे तो उस पर कोई टेंशन नहीं आ रहा है, कोई तनाव नहीं आ रहा है, बढ़िया रिलैक्स चैन से लटका हुआ है, उसके बारे में पढ़ाई करना ही नहीं। कमजोर के बारे में हमको किसके बारे में पढ़ाई करना है, जो टाइट हो, जो टाइट हो। अब टाइट रोप के बारे में टेंशन क्रिएट होगा और इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। कैसे क्रिएट होगा, क्यों करेक्ट क्रिएट होगा, कब क्रिएट होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे जरूर। ओके, तो हमको यह बात बस ध्यान में रखना है कि टेंशन फोर्स दो टाइट रोप के बीच में या टाइट रोप के बीच में अलोंग में क्रिएट होता है। और एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि टेंशन फोर्स के बारे में जब हम रोप कंसीडर करेंगे, रोप को कंसीडर करेंगे, वो रोप को मासलेस कंसीडर करेंगे। कैसे, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। थर्ड इज द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स मतलब बच्चों कि जैसे कि मैंने एक स्प्रिंग को किसी एक ब्लॉक से अटैच कर दिया है, ओके, स्प्रिंग को किसी एक ब्लॉक से अटैच कर दिया है, तो जैसे ही इस ब्लॉक को मैं इधर खींचूंगा तो स्प्रिंग एक तरह का फोर्स लगाएगा, और वो अपना नेचर कैसे शो करता है, वो एक्सटर्नल फोर्स के हमेशा अपोजिट में काम करता है। किसके अपोजिट में काम करता है, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट में काम करता है। कौन मेरे प्यारे बच्चों, स्प्रिंग फोर्स। कौन, स्प्रिंग फोर्स। तो अगर मैं ये ब्लॉक को पकड़ के अगर मैंने खींचा इधर तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा उधर, अगर इस ब्लॉक को पकड़ कर मैंने दबाया इधर तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर। मतलब जस्ट अपोजिट काम करना, बिना सोचे समझे। किधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बस वही आपको ध्यान रखना है, उसके अपोजिट साइड में ही आपको डायरेक्टली लगा देना है, बिना सोचे समझे। ऐसा काम मत करना गधों वाली, सोच समझ के यूज करना सही होगा, सोच समझ के यूज करना सही होगा। म्यूजिक ओके, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स का जनरल वैल्यू हम kx के रूप में भी जानते हैं, जनरली किस रूप में, kx स्प्रिंग फोर्स के रूप में जानते हैं। और डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, सारे फोर्सेस हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके बारे में डायरेक्शन भी जानना हम लोग को जरूरी है। तो डायरेक्शन के बारे में हमको पता चल गया, अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, मजेदार बात बताता हूं, स्प्रिंग जनरली हमारे बाइसाइकिल्स, कार्स के स्पोक्स, उन सब पर लगा रहता है, क्योंकि जब भी जर्क पड़ता है, जैसे कि ब्रेकर, इन सब में जब हमारी बाइक्स या साइकिल चलती है तो उस टाइम पर स्प्रिंग अपोज करता है। तो जब जैसे ब्रेकर आए तो हम जस्ट नीचे आते हैं, उस टाइम पर स्प्रिंग हम लोग को ऊपर फोर्स लगाता रहता है, इसलिए एक फोर्स ऊपर लगता रहता है जिसके कारण से हम धीरे धीरे नीचे आते हैं और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। ये सब स्प्रिंग का कमाल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप करके देख लीजिए। बढ़िया बाइक चलाइए, बढ़िया स्पीड में ब्रेकर जाइए, ब्रेकर्स को क्रॉस करिए, आपको मजा आएगा, आराम से ऊपर आराम से नीचे आ रहा है। यही काम करिए साइकिल के साथ, लेकिन साइकिल के मेन सीट पर नहीं, उसके कैरियर वाले सीट पर बैठिए आप, पीछे वाले सीट पर, पीछे वाले सीट पर बैठिए, क्योंकि इस पीछे वाले सीट के साथ कोई स्प्रिंग अटैच नहीं होता। आप गौर करिए अपने साइकिल के पीछे वाले सीट पर, जिसको कैरियर बोलते हैं हम लोग, वो जो कैरी करने के लिए रखा रहता है, उस पर कई लोग, हम वही है, मस्ती है हमारे सबके बीच में। तो उसमें अगर आप बैठिए और वही ब्रेकर को क्रॉस करिए तो मजा आ जाएगा। आपकी कमर की जो वॉट लगेगी ना, बिल्कुल आनंददायक, खुश नसीबी, वैसा उसमें स्प्रिंग नहीं लगा रहता। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है विथ स्प्रिंग या विदाउट स्प्रिंग, तो विथ स्प्रिंग करना है तो उसी का जो मेन सीट है उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, देखिएगा नीचे स्प्रिंग लगा हुआ, वहां पर उसको तो मजा आएगा चलाने वाले को, लेकिन जो पीछे बैठा रहता है उसकी वॉट लगती रहती कमर की, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्प्रिंग बिहाइंड द सीट। ओके, फोर्थ हम लोग को कॉन्टैक्ट फोर्सेस बात करें बेटा, फ्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। फोर्थ जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करनी है बेटा, वो है फ्रिक्शन के बारे में। जनरली फ्रिक्शन को हम सब गालियां देते हैं, नाम ही इसका कमीना रखे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि ये एनर्जी का लॉस करता है, ये करता है, वो करता है। बट आपको इस चैप्टर में जरूर गाली दोगे, बट जब आप रोटेशनल चैप्टर में पढ़ोगे तो घूमने के कारण सब चीज यही श्री 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 फ्रिक्शन जी आपको मिलेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ना हमारे चक्के घूम पाते, ना हम चल पाते, ना हम दौड़ पाते। कैसे, मैं इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा, इसको अलग से एक चैप्टर बना के हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो श्री फ्रिक्शन जी के बारे में कई जगह पर ये गाली भी खाएगा और कई जगह पर हम इसको आरती की थाली बिल्कुल सजाकर इसकी पूजा भी करेंगे कि इसकी बदौलत हमारे पहिए घूम रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं होता। तो मैं आपको समझाऊंगा हमारी जिंदगी कैसी होती।
ओके, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में आपको समझ में आया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करते हैं बेटो। मतलब एक्चुअली ये चारों हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, बट ये तीन मेनली हम डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन को एक अलग से चैप्टर के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर में आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर। क्या क्या होते हैं मैं बताता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दो बॉडी जो है, जैसा हमारा अर्थ और हम सब किसके कारण से अर्थ के ऊपर खड़े हैं, क्योंकि एक फोर्स हम लोग को बांध के रखी है नीचे साइड, इसलिए हम खड़े रह पा रहे हैं। अदरवाइज हम सब हवाओं पे अपनी बातें करते रहते, आप आकाश में उड़ते रहते, मजा आता रहता। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में आज भाई जरा देख के चलूं। शायद कुछ ऐसा होता। तो अगर आपको मजे लेने हैं तो ये आप अंतरिक्ष पर चले जाइए, स्पेस पर चले जाइए, कैसा वाट लगता है आपको पता चलेगा। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। प्रैक्टिकल लाइफ में समझाऊं, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, हम सब नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से लड़ाई करते हैं। जैसे अगर किसी को गाली देना तो गाली में लिखते हैं चैट में, फिर तुरंत ब्लॉक कर देते हैं, फिर अनब्लॉक किए, फिर गालियां लिखे, फिर ब्लॉक, फिर अनब्लॉक किए, फिर तू ये है, तू ये है, तू ये है, फिर ब्लॉक। तो इस तरह की लड़ाइयाँ जो होती है वो है नॉन कॉन्टैक्ट वाली लड़ाई। और जो होता है ब्लडिश लड़ाई वड़ाई, ये वो पिक्चर में जो आप देखते हैं वो एक तरह का कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वाली लड़ाई। कॉन्टैक्ट में बॉडी का टच होता है, एक्चुअल में टच होता है। नॉन कॉन्टैक्ट में कोई टचिंग नहीं होता, दूर दूर से ही आपस में लगता है। जैसा कि अभी हमारी मोबाइल की चैटिंग होती रहती है, मोबाइलों में लड़ाइयाँ होती रहती है, वही वाला। इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स मेनली बेटा चार्ज के बीच में लगता है। चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। ऐसा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। अट्रैक्ट ऐसा पब्लिक बोलता है, बट सोच समझ के ये चारों केसेस तभी पॉसिबल हैं कब, जब ये एक दूसरे के रेंज पर लेकर आए। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। यहां पर एक मैग्नेट है, यहां पर दूसरा मैग्नेट, कुछ होता है नहीं। यहां पर लाओ तो कुछ होता है नहीं, लेकिन यहां पर लाओ तभी कुछ होता है जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक दूसरे के रेंज में, एक दूसरे के जो मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड उसके रेंज में आते हैं, तभी वो फोर्सेस लगते हैं। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है बोलेंगे तो रिपेल करता है। ये बोलने से पहले एक बार सोचना हमको बहुत जरूरी है, क्या वो एक दूसरे के फील्ड में है? अगर हैं तो रिपेल करेगा, अगर नहीं तो कुछ भी एक्शन नहीं होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, आपके सामने गाड़ी आ रहा है, आप क्या करोगे? तो बेवकूफ टाइप से हम आंसर देते हैं, भाई राइट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, स्लो करेंगे, ये वो। अरे करना क्यों है? हम सब डाइवर्जन क्यों लेते हैं? खुद को बचाने के लिए। क्वेश्चन क्या है समझना, आपके सामने गाड़ी आ रहा है, मैंने ये बोला है क्या कि गाड़ी एकदम पास में आ गया है, टक्कर होने वाला है, अब आप क्या करोगे? भाई सामने गाड़ी आ रहा है तो आने दो ना, जब पास में आएगा तब एक्शन लेंगे। क्या करना वो तब हम सोचेंगे कि पहले से मोड़ के खड़े होकर रेडी हो जाएंगे। 1 घंटा बहुत दूर है, 1 घंटा बाद में वो आने वाला है आराम से। तो ये बेवकूफी वाली आंसर हो जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाड़ी आ रहा तो आने दो। हम सब एक्शन कब लेते हैं? जब हम लोग को लगता है कि हमारी लाइफ इज इन थ्रेट, लाइफ इज इन थ्रेट, डेंजर पे हैं हम, डेंजर जोन पर है, तभी हम एक्शन लेते हैं। तो वही बात होती है कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव क्या तुरंत क्या अट्रैक्ट रिपेल बोल देते हैं हम लोग। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है सर। अरे बेवकूफो, पहले पता तो कर लो एक दूसरे के रेंज पर है कि नहीं। पूछ लो टीचर से, सर रेंज पर है क्या? टीचर बोला हाँ, तब आंसर दो, अदरवाइज ना तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। एग्जांपल तो मैंने आपको समझा ही दिया। ओके, थर्ड होता है मैग्नेटिक। ये बेटा पोल्स के बीच में लगते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वही वाला रिएक्शन, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल जब रेंज पे रहे तो, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, साउथ साउथ रिपेल एंड साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट। कब? जब रेंज पर रहे तब। एंड लास्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। बड़ा ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैक्सिमम बच्चे तो इसके बारे में जानते ही नहीं है। यहीं तक आके सांस फूल जाती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पढ़ते, उसके बाद का ऑप्टिक्स और मॉडर्न तो गया आउट जिंदगी से। 12th वाले बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, उनकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाती है, सांसें फूल जाती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तक दौड़ते दौड़ते, यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते वो अपनी लाइफ में। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में समझना। न्यूक्लियर फोर्स एक तरह का बेटा शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? शॉर्ट रेंज, बहुत कम दूरी पर लगता है। और ये लगता कहां पर? मेनली न्यूक्लियस पे लगता है। अब क्यों? समझाता हूं। न्यूक्लियस पे और किस किस के बीच में लगता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। ओके, सो जो न्यूक्लियर फोर्स है ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। ये भी बात ध्यान रखने वाली बात है। ये एक तरह का कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स है मेरे प्यारे बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स है। न्यूक्लियस में क्यों लगता है? क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। 10⁻⁻15 से भी कम रेंज पर ये लगता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है फॉर द शॉर्ट रेंज, कम दूरी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब क्यों? अब ध्यान से समझना, जब हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं बेटा, न्यूक्लियस में क्या है? हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन भी है।
तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण से रिपेल करते रहते हैं, और पूरे प्रोटॉन एक छोटे से जगह में निहित है, सीमित है, और जिसका रेंज है 10⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का साइज, रेडियस जिसके बारे में हम बात करते हैं 10⁻15 मीटर, और प्रोटॉन प्रोटॉन जिसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 है, वो उतना छोटे से जगह में कैसे रह पाएगा। तो इसको जो ओवरकम करता है, वो ओवरकम करने वाली जो ताकत है वो न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन को बांध करके रखता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध करके रखता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध करके रखता है, क्योंकि ये कि इनके बीच में दूरियां काफी कम है, इसलिए न्यूक्लियर फोर्स लग पाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के बीच में लग सकता है? नहीं, क्योंकि वो दूरी बढ़ जाती है, इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास में ये नहीं लग पाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फोर्सेस के बारे में डिटेल्ड बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं उसके बाद फोर्सेस के बारे में, जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद हमारी बात होगी फर्स्ट लॉ के साथ में। किसके साथ डील होगा? फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है? इट्स अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज, चेंज होने से मना करता है। जैसे आप सोए हो, लद्दी जैसे पड़े रहते हो मॉर्निंग में, पापा उठाते तो उठते हो क्या? एक बार दो बार रेजिस्ट करते हो, अरे नहीं उठना, ये वो जब बत्ती पड़ती 2 बार तभी बस ध्यान में आता, हाँ भाई अब उठना चाहिए, वरना मामला बिगड़ जाएगा कुछ ज़्यादा ही। तो ऐसे ही होता है इनर्शिया, ये प्रॉपर्टी भी है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, व्हाट इज इनर्शिया एंड ऑल। सेकंड, लॉ ऑफ इनर्शिया को ही न्यूटन फर्स्ट लॉ की तरह हम लोग ड्राइव करेंगे, और ये एक्चुअल में तब बोलता है कि जब तक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं लगता, तब तक कोई भी बॉडी अपने चेंज को रेजिस्ट करता है, चेंज होना नहीं चाहता। तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस की तरह क्लासिफाई करके, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स जीरो बोलने के साथ साथ हमको एक चीज और समझ में आता है, एक्सेलरेशन नेट इज ऑल्सो जीरो। और जब इन बातें पर बातें होगी तो अब एफ नेट, अब फोर्स क्या है? एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। तो एफ एक्स एक्स एक्सिस का फोर्स, एफ वाई वाई एक्सिस का फोर्स, और एफ जेड जेड एक्सिस का फोर्स, इन तीनों फोर्सेस के बारे में हमको बात करना पड़ेगा, और इसके साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ में डील करेंगे। बहुत मजा आने वाला है सीखने के साथ साथ। नंबर 2, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग सब गलत फहमी में रहते हैं, एफ इज टू एम ए, एफ इज टू एम ए, बिल्कुल गलत। एक बार पूछा गया था, मैंने ही आंसर दिया था, एफ इज टू एम ए, लात मार के बाहर निकाल दिया गया था मेरे को। व्हाट वाज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, समझेंगे। तो P एक टर्म यहां पर हमको मिलेगा, P इज मोमेंटम, क्या बोलते हैं इसको? मोमेंटम, जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, जो होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ये मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मतलब रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या? मोमेंटम को चेंज होना है तो मास चेंज हो सकता है या फिर वेलोसिटी चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है या फिर वेलोसिटी चेंज हो सकता है। अब हमारे 90% केसेस में तो मास कांस्टेंट होगा, और जब मास कांस्टेंट होगा, देखो मैं इस चीज को करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर dp बाई dt लिखना है, p इज इक्वल टू mv, और अगर इसी चीज को मेरे को dp बाई dt लिखना है, तो एक बार क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा, एक बार मास को कांस्टेंट मानूंगा और dv बाई dt करूंगा, प्लस एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट मानूंगा और dm बाई dt करूंगा। एक बार मास को कांस्टेंट मान के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के मास को डिफरेंशिएट करूंगा। एक्चुअल में यही होता है, बट हम सब ये सोचते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, कहां से आया, तब समझना, अभी पॉइंट आपको समझ में आएगा। जब मास को हमने कांस्टेंट मान लिया, मास को हमने कांस्टेंट माना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? अपने आप जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जीरो हो जाएगा। जैसे ही कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा तो बच क्या हो गया? एम dv बाई dt, एंड dv बाई dt इज व्हाट? हम सब जानते हैं dv बाई dt इज व्हाट? a, एक्सेलरेशन। सो वहीं पर से बन जाएगा dp बाई dt इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स, सो force is directly proportional to the m into dv by dt, dv by dt is a, तो यहीं पर से एक इक्वेशन बनेगा f is equals to ma। मतलब ये मैथमेटिकली हम लोग को मिला है क्या? f is equals to ma बोल के मैथमेटिकली मिला है, गलती से मिला है, भगवान द्वारा दिया गया है, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज f is equals to ma। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज rate of change of momentum is directly proportional to the external unbalanced force applied on it, this is the second law of motion। फिर हमने सॉल्व किया गया, करते गया, थोड़ा बहुत गणित आती थी, लगाते गया। गलती से जब हमने मास को कांस्टेंट माना तो dv बाई dt हमारा क्या बन गया? dv बाई dt हमारा क्या बन गया? एक्सेलरेशन बन गया। तो वहां पर से f इज इक्वल टू ma की बात हमने की, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजों को, अभी तो बस इंट्रोडक्शन है।
ओके, जैसे ही ये सेकंड लॉ हम क्रॉस करेंगे, फिर नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे, वो है थर्ड वाली सीढ़ी चढ़ने के साथ हम लोग को क्या मिलेगा, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्सेस के बारे में बातें चलेगी। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, वही जो एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं होता, डबल धमाल, बस वही सब मूवी के बारे में बात चलेगा। मैंने उसको मारा, उसने मेरे को मारा, बस आपको मूवी देखना है। तो थर्ड स्टेप जो हमारा रहेगा वो एक्शन रिएक्शन का रहेगा। लेकिन आपको मजा आने वाला है कि एक्शन रिएक्शन में होगा क्या, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे कि व्हाट आर द एक्शन रिएक्शन पेयर्स। ओके, इसी बीच में हमको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी बात करना है। जब अपना नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। मोमेंटम इज व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी में चेंजेस नहीं होंगे, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, उसके बाद जैसे यहाँ तक पढ़ लिए, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर के मोशन का एक नया चैप्टर बना के हम लोग पढ़ाई करेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर रहेगा, बहुत अच्छे से डिटेल। उसके दो पोर्शन के बारे में बात करेंगे, एक है काइनेटिक पोर्शन और दूसरा है डायनेमिक पोर्शन। पहला है काइनेटिक पोर्शन, दूसरा है डायनेमिक पोर्शन। काइनेटिक पोर्शन में हम लोग कैलकुलेशंस पे बात करेंगे, उसमें थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर 2 है डायनेमिक मोशन। डायनेमिक मोशन में कॉजेस, किसने लगाया, क्यों लगाया, काहे लगाया, क्यों, पूरा दुनियादारी के बारे में बात चलेगा। तो वो दुनियादारी के बारे में जो सॉल्यूशन रहता है वो डायनेमिक में आता है। काइनेटिक में कोई भी लगाओ, भाड़ में जाए, बस कैलकुलेशन करना रहता है, सिंपल कैलकुलेशन करना रहता है काइनेटिक पोर्शन में। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। जैसे ही हमने सर्कुलर मोशन के बारे में डील करेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग कोलिजन पर। कोलिजन में 3 तरीके, कोलिजन मतलब टक्कर, मेरी दुनिया और तेरी दुनिया के बीच में टक्कर। तो टक्कर के बारे में जब हम पढ़ेंगे, टक्कर में मेनली 3 तरीके के कोलिजन होंगे, एक इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। ओके, इलास्टिक कोलिजन उसको बोलेंगे जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितने भी टक्कर होंगे उसमें एनर्जी का लॉस तो होता ही होता है। फिर भी पढ़ाई है थ्योरेटिकल, तो हम पढ़ाई करेंगे। ओके, अब कहाँ पर आपको समझ में आएगा कि इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करता है। तो इलास्टिक कोलिजन कंसिडरेबल करने के लिए आपको याद होता होगा किसी पुनर्जन्म में या पुराने जमाने में, क्योंकि अभी तो याद नहीं आ रहा होगा, आपने शायद गैसेस मॉलिक्यूल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हो। जब मॉलिक्यूल्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और उनके बीच में टक्कर होता है, जैसे लाइक गैस मॉलिक्यूल्स, ये सब काफ़ी हाई स्पीड होता है, मास काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये जब टक्कर होता है तो जनरली इनको कंसिडर किया जाता है कि ये इलास्टिक कोलिजन है। मास बहुत छोटा होता है और वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है और इसी को इलास्टिक कोलिजन मान के चलते हैं। जनरली जितने बड़े मासेस होते हैं उनके बीच में लॉसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं। ओके, और जितने मासेस छोटे होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन की पहचान क्या है, नो लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करेंगे इसके बारे में भी। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें कि पहला बॉडी आया और दूसरे के साथ में चिपक गया, पहला बॉडी आया और दूसरे के साथ में चिपक गया। जैसे कि दो दोस्त प्यार मोहब्बत की बातें चलती है, जैसे मूवीज में भी देखते हो, लड़का आता है लड़की आता है, बस दोनों दौड़ते दौड़ते आएंगे, चिपक जाते हैं, है ना। वही बात हो, जैसे दो दोस्त, मैं और मेरा दोस्त आया, आते आते दोनों मिलकर गले लगे। तो ये जो होते ये सब क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन, जिसमें मैक्सिमम लॉसेस को कंसिडर किया जाता है, इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड होता है पार्शियल इलास्टिक। पार्शियल इलास्टिक मतलब कि कुछ लॉस हुए और कुछ अभी भी चल रहा है मेंटेन करके, मतलब ज़्यादा लॉस कंसिडर नहीं किया जाता। इन तीनों चीज़ के बारे में भी आपको धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से डिटेल्ड एग्जाम्पल्स के साथ, काफ़ी अच्छी एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में आपको बताया जाएगा। आप बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता ना करें। ओके, यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारा लगभग ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नाम का चैप्टर, जो अपने साथ में सर्कुलर मोशन कोलिजन को भी कैरी करेगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट, फोर्सेस के बारे में बात किए। फोर्स 2 तरीके के, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में बात करें, नॉर्मल जो ब्लॉक्स के बीच में लगता है, टेंशन रस्सी पे लगता है, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग पे लगता है, फ्रिक्शन जिसके बारे में अलग से बात करेंगे। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। श्री फ्रिक्शन जी को इस चैप्टर में गाली देंगे हम लोग, और रोटेशन चैप्टर में हम लोग इसी को थाली लगाकर पूजेंगे। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स जो चैप्टर इसी 11th में पढ़ना रहेगा हम लोग को, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया था, जो बिना एक दूसरे के टच के लगाया जाता हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्सेस। और न्यूक्लियर फोर्सेस की तारीफें मैंने आप सबको बता दी। जैसे ये चीज़ें, ये पोर्शन कंप्लीट होगा, हम फर्स्ट लॉ पे घुसेंगे। फर्स्ट लॉ पे इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब एफ नेट जीरो और इसके बारे में न्यूमेरिकल्स करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में घुसते ही हम लोग को पता चलेगा dp by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्सेस, और उसके बारे में हम लोग डीलिंग करेंगे। और थर्ड, जब मैथमेटिकली हम लोग को मिलेगा F इज इक्वल टू ma, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, इसके बारे में जब मिलेगा तो हम लोग डिटेल्ड पढ़ाई करेंगे।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जब बात करेंगे तो एक्शन रिएक्शन पेयर, वही साउथ की मूवीज के बारे में बात चलेगी, लड़ाई वड़ाई ये सब के बारे में बात चलेगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पे बात करेंगे। सर्कुलर मोशन में 2 पोर्शन पढ़ना है, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स पोर्शन, और लास्ट पोर्शन हमारा रहेगा कोलिजन का। कोलिजन में 3 पोर्शन पे बात करना, इलास्टिक, इन इलास्टिक और पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर का। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे फोर्सेस के बारे में, डिटेल्ड बहुत अच्छे से सारे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए एक्साइटेड रहे, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।